नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों और केंद्र की मुलाकात के साथ, जो कब होगी इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में केंद्र सरकार के न्योते पर किसान मंथन करेंगे और बातचीत की तारीख का फैसला सरकार ने किसानों पर छोड़ा था। तो आज अगली रणनीति का ऐलान भी किसान कर सकते हैं और ये देखना होगा कि सरकार के न्योते का किस तरह से जवाब उनकी ओर से दिया जाता है। क्या किसान न्योते के जवाब में किसी तारीख को लिखकर भेजते हैं या फिर सरकार से ही कहते हैं कि दोबारा वो उनको न्योता भेजे तारीख और जगह के साथ। तो फिलहाल किसानों ने नाराजगी जरूर जताई थी कि सरकार की ओर से जो न्योता आया था उस पर ना तो तारीख लिखी थी, ना ही कोई दिन समय जगह लिखी गई थी। तो किसानों ने कहा था कि ये गोलमोल न्योता सरकार की ओर से दिया गया है। तो अब इस गोलमोल न्योते का किस तरह से जवाब किसानों की ओर से दिया जाता है, वो आज किसान संगठनों की जो अहम बैठक होने जा रही है उसमें फैसला किया जाएगा। 22 तरीक ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। जो चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ। देखो जी ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਟ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 6-7 ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ 29 ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਡਾਕ WhatsApp ਤੇ ਪਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ के ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। तो फिलहाल सरकार कह रही है कि किसान ये तय करेंगे कि मुलाकात कब होनी है। तो किसान आज जो बैठक करेंगे उसमें फैसला लिया जा सकता है। तो उधर किसानों की मांग और उसे लेकर आंदोलन अपनी जगह है और इस पर राजनीति अपनी जगह। अभी तक पंजाब के हर सियासी दल किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका चुके हैं और चमका भी रहे हैं। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो वो अपनी और से साफ और क्लियर स्टैंड लेकर चल रही है, जिसके मुताबिक नए कृषि कानून किसानों के हित में है और पहले से पंजाब में कई कंपनियां किसानों के साथ काम कर रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर जो दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच घमासान जारी है, उसे पूरा देश पिछले 25 दिनों से देख रहा है। न्यूज़ 18 भी आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहा है। चाहे बात कृषि कानून पर किसानों की मांग की हो या फिर सरकार की बात किसानों तक पहुंचाने की हो, न्यूज़ 18 हमेशा किसान और सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या नए कृषि कानून पर किसानों की मांग जायज है या फिर इस पर सरकार की दलील सही है। इन कानूनों से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर बीजेपी की सोच बेहद क्लियर और स्पष्ट है।
पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता इस बारे में बताते हैं कि पिछले 20 सालों से पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की फील्ड फ्रेश के जरिए हो रही कॉर्पोरेट फार्मिंग, यही नहीं पंजाब में पेप्सिको जैसी कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही हैं। लेकिन जब अभी तक किसी किसान की जमीन इन कंपनियों ने नहीं ली, बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रम में रखे हुए हैं। देखो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਰਮਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੇ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਭਰਮਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਉੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ गई। सो भ्रम-भुलेखियां तो बचो, सच्चाई को देखो। बीजेपी नेता ने सरकार की ओर से किसानों को भेजा गया न्योता और तारीख को लेकर हो रही सियासत पर कहा कि सरकार की एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार ने बिना शर्त किसानों को बुलावा दिया है। की ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਦਰੇਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਪਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਾਏਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। बीजेपी के सीनियर नेताओं का आरोप है कि पंजाब के तमाम सियासी दल किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और भोले भाले किसान इनके जाल में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसका कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में कोरोना का जो नया रूप सामने आ रहा है, उसने कई देशों में फिर से लॉकडाउन करवा दिया है। आलम यह है कि अब भारत सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस का नया प्रकार कई देशों में कहर मचा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि कई इलाकों में एहतियातन सख्त लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इस वायरस के खतरनाक प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। रविवार देर शाम भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए कोरोना वायरस की इस नई सीक्वेंसिंग पर चर्चा की। इस तरह की आपदा भारत में आने से पहले ही इससे निपटने की योजना बनाने पर बैठक में जोर दिया गया। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना म्यूटेशन आने के बाद अचानक केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। कोरोना की वजह से अब फ्लाइट्स बंद होंगी। यूके में कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में 31 दिसंबर तक यूके से फ्लाइट्स पर रोक रहेगी। ब्रिटेन से जो हवाई जहाज है उसको भी सेवा बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं बार बार कहूँगा कि कोई बहुत अफवाह का बाजार गर्द न हो, लोग अफवाहों से सावधान रहें। और हम लोगों ने जब कोविड के कालखंड में वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है, दुनिया में बेहतर काम किए हैं। तो निश्चित रूप से हम ऐसी सभी चीजों पर भी निपटने की पूरी क्षमता और हर प्रकार का सामर्थ्य हमारे भारत के लोगों में। किसी भी वायरस में लगातार
म्यूटेशन होती रहती है। ज्यादातर वेरिएंट खुद ही म्यूटेंट होने के बाद मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वायरस म्यूटेंट होने के बाद पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और खतरनाक होकर सामने आते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि वैज्ञानिकों को भी समझने और रिसर्च करने में समय लगता है, और तब तक वायरस एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुका होता है, जैसा कि ब्रिटेन समेत कई देशों में दिख रहा है। ब्रिटेन में दिखे कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जानकारों की माने तो जब से कोरोना वायरस आया तब से ये 4000 बार म्यूटेट यानी बदल चुका है। हालांकि ये देखना होगा कि ब्रिटेन में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस का असल कारण क्या है। क्या सच में वायरस की नई स्ट्रेन है या फिर कुछ और? इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जो कोरोना वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है वो नए स्ट्रेन के खिलाफ लड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा और शरीर पर प्रभावी भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। 17 जनवरी को पहला चरण, 19 जनवरी को दूसरा चरण और 21 जनवरी को तीसरा यानी कि आखिरी चरण होगा जिसमें मतदान होंगे। हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक नामांकन होंगे और 6 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान के तुरंत बाद प्रधान, वार्ड सदस्य और उप प्रधान के चुनाव की मतगणना होगी, जबकि 22 जनवरी को बीडीसी और जिला परिषद के लिए मतगणना होगी। तो हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके जो चुनाव है वो 3 चरणों में होंगे। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित अधिसूचना 17 दिसंबर को जारी कर दी गई थी और 17 दिसंबर से ही उन शहरी स्थानीय निकायों में जहां पे चुनाव होने हैं वहां पर आचार संहिता लागू हो गई है। जहां तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित चुनाव की बात है तो आज के कार्यक्रम के अनुसार जो चुनाव होने हैं उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो 31 दिसंबर 2020 को, 1 जनवरी 2021 को और 2 जनवरी 2021 को 11 बजे से 3 बजे के बीच में दर्ज किए जा सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दहेज का दंश हमारा समाज आज भी झेल रहा है। आज भी दहेज के लालचियों को एक पवित्र रिश्ते से ज्यादा लालच नजर आता है। ऐसा ही मामला करनाल से सामने आया है, जहां एक दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार बैठी थी, लेकिन ना तो बारात पहुंची और ना ही दूल्हा। शादी का खूबसूरत अरमान हर किसी के दिल में होता है, लेकिन अक्सर दहेज के लालचियों की वजह से यह अरमान परिवार को गहरा सदमा दे जाता है। कभी बेटियां सूली पर चढ़ जाती हैं तो कभी बारात पैसे नहीं देने पर अड़ जाती है। एक ऐसा ही मामला करनाल की हनुमान कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर दुल्हन अपनी बारात के इंतजार में थी। घर में बारात के स्वागत की पूरी तैयारियां की जा रही थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन ना बारात आई ना दुल्हा। दुल्हन के परिवार वालों का आरोप है कि लड़के वाले बड़ी गाड़ी मांग रहे थे। उन्हें छोटी गाड़ी देने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन शादी वाले दिन उन्होंने आने से मना कर दिया और शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। लड़की की मम्मी है, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई बात नहीं, अब हमारे दिल की भी जो वो थी डर था वो निकल चुका। अभी हमारे लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब शादी की तैयारी कर लो। पापा को भी कहा कि शादी की तैयारी करो सब। अच्छा जी दहेज की मांग कर रहे हैं, हमें तो ये भी चाह जी, होगी चाह। अब बताओ गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे इतना? क्या कुछ मांगा था दहेज में? कार मांग रहे, करेटा गाड़ी मांग रहे जी, सामान मांग रहे। फिलहाल परिवार वालों की तरफ से शिकायत दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस मामले में कार्यवाही की जाती है और दहेज के लालचियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और अब बात करते हैं फिरोजपुर की, जहां गोली चलने से हड़कंप मच गया। एक शख्स को 2 गोलियां लगी, जिन्हें फिरोजपुर के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत नगर के पास कार सवार को निशाना बनाकर गोली चलाई गई। फिलहाल गोली चलाने वाले कौन लोग थे और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर कोई सुपारी किलर ने कार सवार को निशाना बनाने की कोशिश की, कोई आपसी रंजिश, पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल फिरोजपुर में गोली चलने से हड़कंप जरूर मच गया है। एक व्यक्ति को 2 गोलियां लगी हैं और घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। और अब बात करते हैं पर्यटन नगरी मनाली की, जिसकी रौनक लौट आई है। बर्फबारी ने पर्यटन कारोबार में गर्माहट ला दी है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। हालांकि बर्फबारी से ठंड भी काफी बढ़ गई है और इसके बावजूद पर्यटक काफी खुश हैं। बात करें सोलंग नाला की, तो यह हमेशा पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह रहा है और यहां ताजा बर्फबारी से पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही जो कारोबारी हैं उनके भी चेहरे खिल गए हैं, चाहे वो होटल के व्यापार से जुड़े हुए लोग हों या फिर और किसी कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके चेहरे भी खिल गए हैं और इसी के साथ पर्यटन नगरी मनाली में रौनक भी लौट आई है। एटमॉस्फेयर पूरा चेंज है। हमारे उधर राजस्थान में थोड़ा डेजर्ट एरिया ज़्यादा रहता है और यहाँ पे हमने स्नो देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा। एक अलग फील आता है। एक अपन नॉर्मल बात करते हैं कोरोना के टाइम पीरियड को लेके, उसके 10 महीने बाद में आप कहाँ बाहर निकलते हो तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। मनाली आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार स्नो देखने को मिली। हम लोग काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं ऐसे किसी स्नो वाले हिल स्टेशन में जाने का और इस बार भी 1 साल वेट करने के बाद में इधर आए और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। अभी सन भी है और उसके साथ स्नो भी है तो और हम अपनी फैमिली के साथ आए तो काफ़ी अच्छा लगा। तो पर्यटन नगरी मनाली से लेकर धर्मशाला की मौसम का मिजाज जानते हैं। सचिन शर्मा मनाली से मेरे सहयोगी जुड़े हैं और विचित्र शर्मा धर्मशाला से। तो सचिन, सबसे पहले पर्यटन नगरी और पर्यटकों की पहली पसंद मनाली का हम हाल जानना चाहेंगे। कैसा मौसम है, क्योंकि बर्फबारी जो ताजा हुई है उसके साथ पर्यटक तो खुश हैं ही और इसके साथ ही कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। तो फिलहाल कैसी क्रिसमस और न्यू ईयर रहने वाला है यहाँ पे? जी हाँ अमृत, देखिए जिस तरह अगर मैं बात करूं मनाली की, तो मनाली में अगर सबसे पहले तापमान की मैं आज बात करता हूं, तापमान जो है मनाली में -2 के करीब यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरह की बीते दिनों बर्फबारी हुई है उसके बाद जो है अब यहाँ पर बिल्कुल शुष्क यहाँ का मौसम चल रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है और अभी भी आज का जो तापमान है वो -2 यहाँ पर देखा गया है। हालांकि जिस तरह की रोजाना ठंड बढ़ती जा रही है इससे जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो पर्यटक है वो काफी खुश है, क्योंकि उन्हें बीते दिनों जो बर्फबारी हुई उसके बाद उन्हें जो बर्फ यहाँ पे देखने को मिल रही है तो वे काफी उत्साह उनमें और काफी जमकर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊं, आप देखते हैं कि सुबह का समय है और अभी भी जो है हल्की हल्की धुंध यहाँ पर पड़ चुकी है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जो है लगातार जो है मौसम खराब साफ बना हुआ है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर जो है हल्का हल्का मौसम खराब हो रहा है, जिसके कारण हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है, चाहे वो रोहतांग दर्रा हो या फिर दूसरे कुंजम पास हो या फिर दूसरे ऊंचाई वाले स्थानों, वहां पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है इसी तरह का जो है मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिसमस का एक क्रिसमस को लेकर जो मनाली पहुंच रहे पर्यटक उन्हें कहीं ना कहीं कुछ निराशा हासिल लग सकती है, क्योंकि इस बार जो है क्रिसमस पर बर्फबारी नहीं होगी। हालांकि जो बर्फ पहले पड़ी हुई है उसका पर्यटक यहाँ पर लुत्फ ले सकते हैं। अब देखने वाली बात यही यहाँ पे ये होगी कि क्या इस बार जो न्यू ईयर आने वाला है क्या उस दिन यहाँ पर बर्फबारी होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो पर्यटक मनाली आता है वो एक इसी उम्मीद के साथ आता है कि न्यू ईयर या क्रिसमस पर उन्हें यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन इस बार अभी तक जो अगर हम बात करें मौसम की तो फिलहाल जो मौसम यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण ठंड भी काफी ज्यादा जो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी अमृत। बिल्कुल सचिन, तो ताजा बर्फबारी देखने का अपना ही एक लुत्फ होता है। तो फिलहाल ये उम्मीद नए साल पर पूरी होती है पर्यटकों की या फिर नहीं, ये देखना होगा। धर्मशाला का हाल जान लेते हैं। तो
विचित्र, धर्मशाला का कैसा है मौसम? क्योंकि हम देख रहे हैं बेशक ठंड यहाँ पर बढ़ी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम तो यहाँ पर साफ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा अमृत आपने। मौसम जो है वो काफी औसम बना हुआ है। मैं सीधी तस्वीरें आज अपने दर्शकों के साथ जो वो साझा करने वाला हूँ और काफी लंबी चौड़ी जो पर्वत श्रृंखला है धौलीधार की, वो भी नजर दीदार करवाने वाला हूँ। चलिए पहले तस्वीरें ही दिखा लेते हैं अपने दर्शकों को। तो ये देखिए, आज मौसम पूरी तरह से साफ है। पूरी कांगड़ा घाटी में जो है वो आज मौसम पूरी तरह से औसम बना हुआ है। लेकिन उनके लिए जो कि सैलानी है, चूंकि सैलानी जो है वो काफी ज्यादा संख्या में इसी वक्त जो वो यहाँ पर यानी धर्मशाला में आते हैं। धर्मशाला के जो में पर्यटन स्थान है वहां पर आते हैं और वहाँ यहाँ के जितने भी पर्यटन स्थान है वहां का को वो अपनी इनकी जो ये छवि है उसको अपने जहन में बसाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो पर्यटन स्थान है, जिस तरह से करेरी की मैं बात करूं, त्रिउंड की मैं बात करूं, नड्डी है, गड़ू है, धार है, इंद्रहार है, वहां पर भी लोग जाते हैं अमृत। और देखिए इस वक्त जो है वो आप ये पूरी की पूरी खूबसूरत पहाड़ियां हैं हमारी धौलाधार की, जिनको हर सैलानी जो है वो आता है और सहज ही खींचा चलाता है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम के दूसरे तरीके से बात करें, जो ये स्थानीय लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पर काफी परेशानी भरा मौसम है। इसलिए क्योंकि तापमान जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो लुढ़कता जा रहा है। आज भी धर्मशाला का जो तापमान है अमृत वो है 6 डिग्री सेल्सियस। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए होंगे। हार्ड और मांस को कपा देने वाली ठंड जो है यहाँ पर पड़ रही है। सुबह और शाम के वक्त तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हालांकि दोपहर के वक्त जो है वो गुनगुनी धूप खिलती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर धूप जो है वो खिल रही है। और पूरी की पूरी कांगड़ा घाटी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से अगर मौसम की लिहाज से देखा जाए तो उस तरह से पूरी औसम बनी हुई है। कहीं कहीं आपको जो है वो कोहरा और धुंध भी देखने को मिल रही होगी। देखिए ये पूरी समूची कांगड़ा घाटी है जो हम अपने दर्शकों को नजर दीदार करवा रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर जो है वो अभी और आने वाले वक्त में जो है ठंड पड़ने वाली है। कड़ाके की सर्दी यहाँ पर यहाँ के लोग देखने वाले हैं। लेकिन क्रिसमस की बात करें, न्यू ईयर की बात करें, तो अभी मौसम विभाग की ओर से ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है अमृत की क्रिसमस पर बर्फबारी होगी और इसके साथ ही साथ जो है न्यू ईयर पर भी बर्फबारी होगी। लेकिन हाँ, जो ऊपर के क्षेत्र हैं, जिस तरह से त्रिउंड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर लोग अभी भी जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से बाकायदा एहतियात बरतने के लिए कहा गया और कहा गया है कि दोपहर के वक्त जो है वो सैलानी त्रिउंड की ओर जा सकते हैं, गलू की ओर जा सकते हैं, धर्मकोट और नड्डी स्टोबरी की ओर जा सकते हैं। लेकिन शाम को उनको वापस लौटना होगा, तय वक्त के अनुसार वापस लौटना होगा। तो ये कहीं ना कहीं सैलानियों को अपने ध्यान में रखना होगा और वाहनों को खास तौर पर जो है वो नीचे ही पार्क करना होगा, यानी लोअर धर्मशाला में ही पार्क करना होगा। ऊपर अगर जाते हैं तो उनको परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि अभी फिलहाल एहतियात बिल्कुल विचित्र। तो ऊपरी इलाकों में परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन मौसम सुबह शाम को ठंडा जरूर बना हुआ है, बेशक दिन में साफ रहता है। शुक्रिया ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सचिन, मेरे सहयोगी मनाली से जुड़े सचिन, आपका भी शुक्रिया। तो मनाली से लेकर धर्मशाला का सूरत हाल आपने देखा। बर्फबारी हो रही है कहीं तो कहीं पर जो ताजा धूप खिली है उसने भी चेहरे लोगों के खिला दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।